हेलो एवरीवन। वेलकम टू कुमार पीसेस अकेडमी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए कुछ स्पेशल जो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। राइट, हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। और इसमें हमने अभी तक कंप्यूटर के कुछ एपिसोड डिस्कस किए हैं। हमने स्टैटिक जी के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किए हैं। करंट के कुछ वीडियो हमने आपको पहुंचाए हैं और वर्तमान समय हम ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो ये ज्योग्राफी का आज आप देखेंगे चौथा एपिसोड है। राइट, इससे पहले हमने 3 एपिसोड कवर कर लिए हैं। आप उन वीडियोज़ को एक्सेस करने के लिए आप हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है वीडियो एग्जाम स्पेशल सीरीज नाम से, आप उसको जो है विजिट करें। राइट, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को एक जगह ही आप पा सकते हैं। राइट, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए। इन सभी वीडियोज़ से आप लाभ लीजिए, एग्ज़ाम में निश्चित ही आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल। दोस्तों, ये जितने भी हम सवाल करते हैं आप जानते हैं कि ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए और बेसिकली स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं। और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी परीक्षा में पूछे गए। राइट, इसके अतिरिक्त जो सवाल पूछे नहीं गए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के सवाल हैं जो आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। राइट दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है ये सवाल आपको एग्जाम में निश्चित ही डायरेक्टली या कई बार इनके एक्सप्लेनेशन से जो हम डिस्कस करते हैं वहाँ से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट, ये आपको बताना है उत्तर प्रदेश में अवस्थित जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों रावत भाटा, काकरापार, नरौरा या फिर तारापुर। राइट, ये है दोस्तों। आप जानते हैं जो रावत भाटा है ये राजस्थान में है। राइट, राजस्थान। इसके अतिरिक्त काकरापार आप जानते हैं दोस्तों गुजरात में। राइट, गुजरात में। तारापुर दोस्तों आप जानते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। राइट, तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नरौरा। नरौरा आप देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जो जिला है जिसे आप बोलते हैं बुलंदशहर, बुलंदशहर में अवस्थित है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। राइट, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको 3 और याद रखने। पहला एक हो जाएगा कुडनकुलम। राइट, कुडनकुलम, कुडनकुलम है दोस्तों तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। राइट, दूसरा आपको याद रखना है कैगा। कैगा दोस्तों कहाँ है, ये कर्नाटक में है। राइट, कर्नाटक में। इसके अतिरिक्त एक और आपको याद रखना है दैट इज कल्पक्कम। राइट, कल्पक्कम, कल्पक्कम भी कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है। तो ये आपको याद रखने, इतने रिमेंबर रखिए। राइट, अगर आपको इतने याद है तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो निश्चित ही आप उनको कर पाएंगे। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि बुसान पोर्ट कहाँ पे है। राइट, बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है या स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन या फिर जापान। राइट, 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है बुसान बंदरगाह कहाँ है। राइट दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आपको देखने को मिलता है बुसान पोर्ट। राइट, और इसके अतिरिक्त दोस्तों संपूर्ण दुनिया के कुछ आपको 4-5 और इंपॉर्टेंट पोर्ट याद रखने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, सवाल पूछे जाते हैं। राइट, दैट इज आपको याद रखना है रॉटरडैम। राइट, रॉटरडैम, रॉटरडैम। जो रॉटरडैम है दोस्तों ये कहाँ है, नीदरलैंड्स में है, नीदरलैंड्स। राइट, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है हैम्बर्ग, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग पोर्ट दोस्तों है कहाँ, जर्मनी में है, जर्मनी में। राइट, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है सेंटोस, SANTOS, सेंटोस, सेंटोस दोस्तों कहाँ है, ये है ब्राज़ील में। राइट, ये याद रखना है ब्राज़ील में। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको याद रखना है किंगडाओ। राइट, QINGDAO, किंगडाओ जो पोर्ट है ये दोस्तों कहाँ है, चाइना में। इतने आपको याद रखना है दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दैट इज चाबहार। चाबहार बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं। राइट, चाबहार आप जानते हैं कहाँ है, ईरान में है, ईरान में। और ईरान में बेसिकली जो ओमान की खाड़ी है ये उसमें बना हुआ है। तो चाबहार पोर्ट कहाँ है दोस्तों, ईरान में। आप ध्यान रखेंगे इराक और ईरान ऑप्शन में रहते हैं, कन्फ्यूज़ ना हो। राइट, ध्यान रखना है चाबहार पोर्ट कहाँ, ईरान। तो दोस्तों पोर्ट वाले इस सवाल से हमने इतने फैक्ट्स आपको बताएं, आपको हमेशा रिमेंबर रखने हैं। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे आप कर्क रेखा कहते हैं, दुनिया के 16 कंट्रीज से यानी 16 देशों से पास करती है। राइट, राइट, इस फिगर से आप देख सकते हैं
ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को आप बोलते हैं, राइट। तो इतने देशों से आपके पास करिए, आप देख रहे हैं मैक्सिको, राइट, बहामास, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, माली, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इंडिया, राइट, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी कंट्री से पास करती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको लर्न कर लीजिए। सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया था कि किस देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती। आप जानते हैं ये मैक्सिको से पास करती है, म्यांमार से पास करती है और भारत से करती है, राइट। ऑप्शन नंबर डी है जो दोस्तों ब्राज़ील, ब्राज़ील से पास नहीं करती, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको हमेशा लर्न करना है दोस्तों, याद रखना है कि जो आपका नॉर्दर्न गोलार्ध है, उत्तरी नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये वहाँ से पास करती है, राइट। कभी भी आप इसमें कन्फ्यूज़न में ना रहें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है दोस्तों, अरावली पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है, राइट। ये आपको बताना, अरावली माउंटेन की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या अनाईमुड़ी। दोस्तों ये चारों विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, राइट। अरावली रेंज जो आप जानते हैं, बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए, इसे राजस्थान में इसे आड़ा वाला पर्वत बोलते हैं, राइट। आड़ा वाला पर्वत राजस्थान में, राइट। और ये आप जानते हैं जो अरावली माउंटेन श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो वर्तमान समय में आप देखेंगे अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, राइट। अवशिष्ट, अवशिष्ट। और ये आप जानते हैं जो गोंडवाना लैंड रहा, गोंडवाना लैंड थी, ये उसका हिस्सा है। तो ये आपको हमेशा जो है रिमेंबर रखना है दोस्तों। ये जो अरावली पहाड़ी है, इसके चारों तरफ एक ट्राइब्स आपको देखने को मिलती है, इसके चारों तरफ जो ट्राइब रहती है उसका नाम है भील, ये आपसे पूछा जाता है, राइट। तो भील जनजाति के लोग इसके आसपास रहते हैं। और ये आप देखेंगे ये जो अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज गुरु शिखर। इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर, जो कि कहाँ पे है, माउंट आबू में स्थित है, राइट, माउंट आबू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर, राइट। अब आते हैं हम इसके अन्य विकल्पों पे। दोस्तों आप देख रहे हैं धूपगढ़। धूपगढ़ आप जानते हैं जो मध्य भारत में एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, दैट इज सतपुड़ा। जो सतपुड़ा रेंज है उसकी हाईएस्ट जो पीक है वो है आपकी धूपगढ़, राइट। और धूपगढ़ कहाँ अवस्थित है, तो धूपगढ़ अवस्थित है पंचमढ़ी में, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में ही अवस्थित है आपकी धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों पंचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी, राइट। इसे ही आप बोलते हैं सतपुड़ा की रानी। एग्जाम में पूछा जाता है किसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो आप बताएंगे पंचमुड़ी, राइट, पंचमढ़ी। अब चौथा विकल्प आप देख रहे हैं अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी से भी आप सवाल पूछे जाते हैं, राइट। आप जानते हैं जो पश्चिमी तट के किनारे, राइट, जो एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है दैट इज पश्चिमी घाट, जिसे आप बोलते हैं, और इसे कई बार सह्याद्री भी आप बोलते हैं, सह्याद्री। एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया कि सह्याद्री किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को आप सह्याद्री कहते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसे आप बोलते हैं अनाईमुड़ी, राइट। ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस हैं कोकरनाग, वेरीनाग, पहलगाम या फिर श्रीनगर, राइट। ये आपको बताना जो ट्यूलिप गार्डन है, जहाँ पर आप देखते हैं कई लगभग 69+ आपको ट्यूलिप की जो वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, राइट। ट्यूलिप एक फ्लावर होता है, तो वो किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। ट्यूलिप गार्डन है दोस्तों ये श्रीनगर में अवस्थित है, राइट। ट्यूलिप गार्डन आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में बेसिकली ये शुरू हुआ था गार्डन, राइट। और इसके अतिरिक्त इसे जब शुरुआत में इसे कहा जाता था सिराज बाग, राइट, सिराज बाग इसे कहा जाता था ट्यूलिप गार्डन को, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों श्रीनगर में कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पर्यटन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं, उनको आप देख लीजिए श्रीनगर के। पहला आप जानते हैं एक है निशात बाग, राइट, निशात बाग जिसे आप निशात गार्डन भी कहते हैं, निशात गार्डन। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बेताब वैली भी देखने को मिलती है श्रीनगर में, बेताब वैली। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी जगह पर बेताब मूवी को फिल्म्ड किया गया था, राइट। दूसरा श्रीनगर में एक और स्थल है जैसे जिसे आप बोलते हैं परी महल, राइट, परी महल, परी महल। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं श्रीनगर में डल लेक है, राइट, लेक डल।
और भी यहाँ पर आप जानते हैं सोनमर्ग गुलमर्ग जैसी पर्वत जो स्थान है पर्वतीय स्थल वो आप जानते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं श्रीनगर के, आप इनको स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन है आर्द्रभूमि, जलवायु परिवर्तन, या फिर सीमा सुरक्षा, या विश्व व्यापार। चार विकल्प दिए गए, आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। सबसे पहले आप कुछ इसकी बेसिक बातें देख लीजिए दोस्तों। 1997 में वर्ष आप हमेशा याद रखेंगे, दिस वन 1997, इनफैक्ट 11 दिसंबर 1997, राइट। 11 दिसंबर 1997 को जापान का एक शहर है जिसका नाम है क्योटो, राइट। क्या नाम है? क्योटो। तो आपसे पूछा जाए क्योटो कहाँ है, तो जापान में। 1997 जापान में एक शहर है क्योटो, वहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जिसे एक औपचारिक नाम दिया गया था बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। इसमें यह बताया गया था कि कुछ दुनिया की जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ हैं बेसिकली उनसे ये कहा गया था कि जो बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए एक बात कही गई थी, राइट। तो इस प्रकार से जो आप देखेंगे ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा था बेसिकली क्लाइमेट चेंज, उसको आप देखेंगे कम करने के लिए एक अर्ज किया गया था और बेसिकली एक बाइंडिंग आप देखेंगे ट्रीटी थी, राइट, इन कंट्रीज़ के लिए। तो इसका संबंध किससे हो दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन से संबंध है क्योटो प्रोटोकॉल का, राइट। आप ध्यान रखेंगे 1997 में इसकी जो शुरुआत हुई थी, लेकिन ये आप देखेंगे वर्ष 2005 में इट केम इनटू फोर्स। 2005 में जो है ये आप ऑफिशियली आप देखेंगे इसकी शुरुआत हुई, राइट। 97 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2005 से इसको जो है इट केम इनटू फोर्स आप हमेशा याद रखेंगे, राइट, दिस वन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आर्द्रभूमि वेटलैंड। वेटलैंड से रिलेटेड एक इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सम्मेलन हुआ था जिसे आप बोलते हैं रामसर, रामसर सम्मेलन, राइट। ईरान का एक शहर है जिसे आप बोलते हैं रामसर, राइट। हर साल 2 फरवरी को आप देखेंगे आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में आप जानते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। पहला कंपोनेंट जो होता है दिस वन, एक होता है ये, राइट। पहला कंपोनेंट होता है जिसे आप बोलते हैं बायोटिक, बायोटिक। दूसरा होता है जिसे आप बोलते हैं एबायोटिक। इन्हीं 2 कंपोनेंट से मिलके जो आपका संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है वो बनता है, राइट। तो बायोटिक में वो सारे कंपोनेंट आते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जो प्रजनन कर सकते हैं, राइट। एबायोटिक कंपोनेंट में वे सभी तत्व आते हैं जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट आप कह सकते हैं जो निर्जीव होते हैं, वो सभी तत्व एबायोटिक कैटेगरी के आते हैं जिन्हें आप हिंदी में अजैविक घटक बोलते हैं, राइट। आपसे पूछा गया कि इस पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, यानी जो बायोटिक है वो पूछा गया कौन। तो आप जानते हैं जो जीव होता है वो एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइट। बाकी जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी सी एंड डी, ये तीनों आप देख रहे हैं एबायोटिक यानी अजैविक घटक हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, यानी आपसे पूछा गया है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज हैं वो कौन सा है, राइट। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है जिसको आप एक बार यूज करके उसे फिर से ही पुनः यूज कर सकते हैं, राइट, उसे आप बोलते हैं रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है दोस्तों जब एक बार आप उसका दोहन कर लेते हैं तो पुनः उसे जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते, उसे आप बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, राइट। ऑप्शंस हैं दोस्तों जैव ईंधन, बायोमास, बायोगैस, या फिर कोयला, राइट। दोस्तों आप जो ऊपर के 3 विकल्प देख रहे हैं ए बी सी, ये तीनों क्या हैं दोस्तों, आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, ये तीनों रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, राइट। इनको पुनः आप जो आप देखेंगे नवीकरणीय रूप में इन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और पुनः इनका उपयोग दोहन कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, कोयला, कोयला जो आप देखेंगे मित्रों दिस वन, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे पुनः आप यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सवाल है धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है, राइट, ये आपको बताना है। दोस्तों इस फिगर से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं अर्थ है, उसका एक पार्ट दिखाया गया है इसमें। ऊपर से अंदर तक इसके पृथ्वी की जो संरचना है वो दर्शाई गई, राइट। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक संरचना होती है उसको आप बोलते हैं कोर, ये दिस वन। और कोर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दिस वन। एक होती है जिसे आप इनर कोर, और उसके ऊपर टॉप वाली जो लेयर होती है उसे आप बोलते हैं आउटर कोर, राइट। कोर के ऊपर वाली जो संरचना होती है उसे आप बोलते हैं मेंटल, यानी हिंदी में आप बोलते हैं प्रवर, राइट। और पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसे आप बोलते हैं लिथोस्फीयर, राइट। लिथोस्फीयर दो भागों में डिवाइडेड है, एक क्रस्ट और दूसरी अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, राइट। इन दोनों से मिलकर लिथोस्फीयर बनती है। आपसे पूछा गया दोस्तों कि धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो आप बताएंगे थलमंडल। थलमंडल जिसे आपने देखा, आप क्या बोलते हैं उसे, लिथोस्फीयर बोलते हैं, राइट, लिथोस्फीयर। ये आप देख रहे हैं अंतरतम, ये क्या है, इसे आप इंग्लिश में कोर बोलते हैं, जो कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना है, राइट। प्रवर जिसे आप जानते हैं ये मेंटल कहते हैं, ये पृथ्वी की मध्य वाली संरचना है, राइट। क्षोभमंडल जिसे आप ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं दोस्तों, ये आप जानते हैं जो आपका एटमॉस्फेयर है ये उसकी सबसे पहली, राइट, ये उसकी जो है परत है, राइट। यानी कि अगर पृथ्वी धरती से सबसे करीब वाली परत कौन सी एटमॉस्फेयर की, तो उसे आप बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थलमंडल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है, राइट। विकल्प दिया गया है दोस्तों, नेवली, मकराना, जादूगोड़ा या फिर चुनार। ये चार विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो क्षेत्र है जो संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है, राइट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए एक एक विकल्प को, नेवली। नेवली पे हम आते हैं, राइट। नेवली आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में आपको याद रखना है ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में, राइट। ये बेसिकली आपको हमेशा याद रखना है, ये लिग्नाइट के खनन के लिए फेमस है, राइट। लिग्नाइट आए, लिग्नाइट जो कोयला होता है बेसिकली उसके जो खनन के लिए फेमस है नेवली, राइट। जादूगोड़ा की जो खान है आप जानते हैं कहाँ, झारखंड में है, राइट। झारखंड का एक जिला है सिंहभूमि, सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा की खानें हैं, राइट। और ये किस लिए आप फेमस है दोस्तों, यूरेनियम के खनन के लिए, राइट। यूरेनियम, यूरेनियम के खनन के लिए जादूगोड़ा की खानों को जाना जाता है, जो कि झारखंड जिले में अवस्थित है, सिंहभूमि जिले में, राइट। तीसरा विकल्प आप देख रहे हैं दोस्तों, चुनार। चुनार कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे आप बोलते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर में चुनार की चुनार वाला रीजन है। और दोस्तों ये किस लिए फेमस है, ये सीमेंट के खनन के लिए, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए फेमस है चुनार, राइट। आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मकराना। मकराना दोस्तों राजस्थान में है। राजस्थान का ये जो क्षेत्र मकराना वाला है संगमरमर के खनन के लिए बहुत फेमस है, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि भारत की मानक समय रेखा, राइट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे आप बोलते हैं, वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती, राइट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों जिसे आप बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट। 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा उसे आप बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो मिर्ज़ापुर, राइट। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से पास करती है, आप ध्यान रखेंगे कभी कन्फ्यूज़न में ना हो। इसका सही जवाब यही है, मिर्ज़ापुर, राइट। आपसे पूछा गया कि किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती, तो दोस्तों ये भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। आप एक एक करके उनका नाम देख लीजिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं आप यूपी, राइट। यूपी के बाद आपको याद रखना है एमपी, फिर है छत्तीसगढ़, राइट, छत्तीसगढ़। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा, और फाइनली आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से जो आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पास करती है, यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से, राइट। आपसे पूछा गया किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती, तो आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश से पास होती है, उत्तर प्रदेश से पास होती है, उड़ीसा से पास होती है। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। झारखंड से पास नहीं होती है। दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये जो लंदन की ग्रीन ऑब्जर्वेटरी है, ये उससे अगर भारत का जो आप पूछा जाए समय अंतराल कितना है, तो 5.5 घंटे का, राइट। आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में नहीं है, राइट। महत्वपूर्ण सवाल है, यूपीएससी में पूछा गया है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात या राजस्थान, राइट। दोस्तों जो वेस्टर्न घाट है इसे आप जानते हैं सह्याद्री बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं,
सह्याद्री, ऐसे भी सवाल पूछा गया, सह्याद्री किसे कहते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और ये जो आपका पश्चिमी तट है बेसिकली, ये उसके आप देखेंगे पैरेलल समांतर रूप में ये अवस्थित है, जिसे आप बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, राइट। इसकी शुरुआत आप देखेंगे गुजरात गुजरात राज्य से शुरू होता है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, और भारत के दक्षिण के जितने भी राज्य हैं पश्चिम तट के, उन सभी राज्यों में एक्सपेंडेड है, राइट। तो वन बाय वन आप देख लीजिए किस किस राज्य से ये गुजरता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं गुजरात। गुजरात के बाद आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्लस गोवा, राइट, गोवा। फिर आप देख रहे हैं कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, और फाइनली आप देख रहे हैं तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु। तो भारत की इन राज्यों से ये गुजरता है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राइट। ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं दोस्तों, केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो आप देख रहे हैं राजस्थान से पास नहीं होता, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, राइट। रबी क्रॉप्स के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले वन बाय वन आप देख लीजिए। दो क्रॉप्स आप जो मेनली होती है, एक रबी, दूसरी होती है खरीफ, राइट। जो रबी क्रॉप्स होती है दोस्तों, इसकी जो बुआई की जाती है अक्टूबर या नवंबर के महीने में, और इसकी खासियत है कि इसके लिए टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, राइट, और फ्रीक्वेंट इरिगेशन इसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। बल्कि जो खरीफ की क्रॉप्स होती है इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, और जलभराव वाली स्थितियाँ इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, राइट। रबी क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो इसके एग्जांपल है दोस्तों गेहूँ, राइट, गेहूँ, जौ प्लस आलू, चना, चना, मसूर, अलसी, मटर, राइट, सरसों। तो ये सभी जितनी हैं दोस्तों ये रबी क्रॉप्स हैं। अब खरीफ क्रॉप्स की अगर बात करें दोस्तों तो धान, कपास, राइट, कपास, जूट, जूट, जूट के अतिरिक्त होती है दैट इज मूंगफली, यस, मूंगफली, मूंगफली प्लस सोयाबीन, सोयाबीन, ज्वार, और फाइनली आप देखते हैं मक्का। तो ये जो क्रॉप्स होती है दोस्तों ये खरीफ क्रॉप्स होती हैं, राइट। और जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं जब मानसून का आगमन होता है उस समय इनकी बुआई की जाती है, राइट। तो ये दो प्रकार की आपने क्रॉप्स देखी। सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रबी क्रॉप्स है, राइट। रबी क्रॉप्स आप दोस्तों देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जौ। जौ एक क्या है? रबी क्रॉप्स। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं ज्वार, मक्का, चावल, ये तीनों की तीनों क्या है? खरीफ क्रॉप्स, राइट। महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। रबी क्रॉप्स में आप देख रहे हैं गेहूँ, जौ, आलू, राइट, चना, मटर, अलसी और एट्सेट्रा, ये सभी, सरसों, ये सभी क्या हैं? ये रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स की बात की जाए तो कपास, जूट, धान, मूंगफली, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, ये सभी क्या हैं दोस्तों? खरीफ क्रॉप्स हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के संपोषणीय विकास की कार्यसूची 2030 में कितने संपोषणीय विकास लक्ष्य शामिल हैं? सरल भाषा में इसे आप बोलते हैं SDG, राइट, SDG गोल्स। फुल फॉर्म होता है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें आप बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, राइट। वर्ष 2015 में UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्हें जो है औपचारिक रूप से अपनाया गया, और इसके तहत बेसिकली 17 जो गोल्स हैं वो डिसाइड किए गए, और ये एक समय निर्धारित किया गया कब? 2030, वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना। और ये किस प्रकार के लक्ष्य हैं? तो पूरी दुनिया में वर्ष 2030 तक भूखमरी, गरीबी, इनको मिटाना, राइट, अपराध, महिलाओं के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाना, प्लस इस पृथ्वी को, इस धरा को, इस प्लैनेट को डिग्रेडेट होने से बचाना। कुछ इस प्रकार के लक्ष्य इसमें निर्धारित किए, जिन्हें पूरा करने की जो समयावधि तय की गई दोस्तों वो क्या है? तो वो है 2030। यहाँ से कई सवाल बनते हैं दोस्तों, हमने जितने सवाल बनते हैं उनको आपको बता दिए, राइट। सवाल आपसे पूछा गया कितने लक्ष्य शामिल हैं दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों? अब आप बताइए, चार विकल्प हैं, 10 लक्ष्य, 21 लक्ष्य, 17 लक्ष्य, 30 लक्ष्य। इसका सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 17 गोल्स, राइट। और वर्ष इसकी समयावधि क्या है? 2030। इतनी दो बातें आप जरूर याद रखिए, राइट। किसका ये मिशन है, गोल है? UN का
17 लक्ष्य हैं 2030 तक प्राप्त करने हैं, राइट। कब लाया गया? 2015 में। ये 4 बातें आप जरूर याद रखिए, 2015 में, राइट। ये आप देख रहे हैं, यही हैं SDG गोल्स। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, राइट। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, राइट। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्री एलिवेशन, reduced inequalities, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, कुछ इस प्रकार के दोस्तों। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, कुछ इस प्रकार से गोल डिसाइड किए गए थे, राइट। ये 17 गोल्स हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, काला सागर, राइट। आप जानते हैं भारत का एकमात्र जो एक्टिव वॉल्केनो है दैट इज बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ये है कहाँ दोस्तों? जो अंडमान सी है, ये उसमें सिचुएटेड है। ये बेसिकली अंडमान सी आप जानते हैं जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, उसी का ही पार्ट है। तो इनफैक्ट दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी, राइट। बाकी ये तीनों नहीं हो सकते, अरब सागर, हिंद महासागर, काला सागर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो ऑप्शन बच रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है मर्रे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं, राइट। दो रिवर्स हैं मर्रे और डार्लिंग। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ब्रिटेन, राइट। दोस्तों आप जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, इफ़ दिस इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, राइट, कुछ इस प्रकार से। तो इसका जो आप देखेंगे साउथ ईस्ट वाला रीजन है, दिस वन साउथ ईस्ट रीजन। यहाँ पर आपको एक बेसिन देखने को मिलता है जिसे आप बोलते हैं मर्रे डार्लिंग बेसिन, राइट। बेसिन का मतलब दोस्तों ये होता है एक ऐसा स्थल जहाँ पर किसी दूसरे स्रोत से आके जल भराव होता है, राइट। जल उसमें भरता है, राइट। उसके बाद उस स्थल से किन्हीं अन्य जगहों पर जल को आप देखेंगे जल पहुंचाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी दूसरी झील में, नदी में या समुद्र में अगर उस रीजन से जाता है तो उसे आप बोलते हैं बेसिन। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप इसे ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए इफ़ दिस इज मर्रे डार्लिंग बेसिन और यहाँ पर जल भरा हुआ, राइट। फिर जब इस बेसिन से निकलकर जल किसी दूसरी वाटर बॉडीज में जाता है, मान लीजिए इस रिवर में जाता है, इधर लेक्स में जा रहा है, इधर किसी ओपन सी में जा रहा है, तो इस प्रकार की आप जो एंटिटी होती है, वाटर बॉडी होती है, इसे आप बोलते हैं बेसिन, राइट। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का साउथ ईस्ट वाला रीजन है दोस्तों, वहाँ पर आपको ये बेसिन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की नदियाँ हैं मर्रे और डार्लिंग, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, फ्रेश वाटर या मीठे पानी के लिए पूछी गई। ऑप्शन है सुपीरियर, टिटिकाका, विक्टोरिया या फिर बैकाल। चारों झीलें बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, राइट। इसका दोस्तों सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक विश्व की सबसे वृहद फ्रेश वाटर लेक जो कि अमेरिका और कनाडा वाले जो रीजन है ये वहाँ पर अवस्थित है, राइट। जो ग्रेट लेक्स हमने डिस्कस की थी, जो बेसिकली ग्रेट लेक्स हमने आपको बताया था अमेरिका और कनाडा के जो बॉर्डर वाला रीजन है वहाँ पर अवस्थित है, उसमें 5 लेक्स हैं, राइट। उसी की एक लेक है दैट इज सुपीरियर लेक। ये विश्व की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है, आपको याद रखना। इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो दूसरी झील देख रहे हैं दैट इज टिटिकाका झील, राइट। टिटिकाका झील से सवाल ये पूछा जाता है ये कहाँ है, तो ये आप देख रहे हैं जो पेरू प्लस बोलीविया, पेरू और बोलीविया के ये जो आप देखेंगे बॉर्डर पे अवस्थित है। और ये दोनों है कहाँ? इस साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये उस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, पेरू और बोलीविया, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, राइट। एंडीज, इफ दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर 2 कंट्रीज पेरू और बोलीविया, इनके बॉर्डर पर अवस्थित है टिटिकाका झील, राइट। ये आपको हमेशा याद रखना। और इससे एक फैक्ट और पूछा जाता है, जो टिटिकाका लेक है दोस्तों, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील है कौन सी? टिटिकाका लेक। इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक, राइट। दूसरी लेक दोस्तों आप देख रहे हैं विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक ये है कहाँ? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, राइट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे वृहद फ्रेश वाटर लेक है, राइट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे वृहद फ्रेश वाटर लेक है विच इज शेयर्ड बाय 3 कंट्रीज। आपको ध्यान रखना जो विक्टोरिया लेक है ये 3 कंट्रीज के द्वारा शेयर की जाती है। कौन कौन सी? दिस वन, 3 कंट्रीज के द्वारा शेयर की जाती है। कौन कौन सी? तो हमने आपसे बताया जो विक्टोरिया लेक है 3 कंट्री, एक है तंजानिया, राइट, तंजानिया। दूसरी है दोस्तों
केन्या, और एक कंट्री और जिसे आप बोलते हैं उगांडा, राइट। मेजरली आप देखेंगे जो विक्टोरिया लेक ये अवस्थित है तंजानिया और उगांडा में, बट इसका जो कुछ बॉर्डर आप देखेंगे केन्या के द्वारा भी शेयर किया जाता है। हेंस इट इज सेड दैट विक्टोरिया लेक इज सिचुएटेड इन 3 कंट्रीज दैट आर तंजानिया, केन्या एंड उगांडा। आप ध्यान रखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, राइट। दूसरी लेक दोस्तों आप देख रहे हैं दैट इज बाइकाल लेक। बाइकाल लेक आप जानते हैं साइबेरिया वाले रीजन में अवस्थित है, साइबेरिया। और साइबेरिया कहाँ है दोस्तों? रसा में है, रसा जिसे आप रूस कहते हैं, राइट, इस रीजन में। और इससे जो फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में दैट इज इट इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बाइकाल झील, राइट, डीपेस्ट। दोस्तों चारों लेक्स को हमने डिकोड कर लिया, एक बार फिर से देख ली। सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, टिटिकाका वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक, विक्टोरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कि 3 कंट्रीज के द्वारा शेयर की जाती है, बैकाल विश्व की सबसे गहरी लेक, राइट, जो कि रूस में है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि कील नहर कहाँ अवस्थित है। दोस्तों ज्योग्राफी में आपको 3 नहर आपको हमेशा लर्न करनी है, एग्जाम में हमेशा इन फैक्ट से सवाल पूछे गए। एक है कील नहर, दूसरी है पनामा और तीसरी है स्वेज नहर, राइट। आपसे पूछा गया कील नहर कहाँ, तो सबसे पहले इसके आंसर पे आते हैं। ये जो आप जानते हैं जर्मनी में है, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कील नहर कहाँ है ना? जर्मनी में है। दोस्तों जो कील नहर है ये आप जानते हैं विश्व की सबसे बिजिएस्ट जो कैनाल है, विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी? कील नहर। और ये आप जानते हैं जो उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, कौन सी? कील नहर। आपसे पूछा जाए कील नहर किसे जोड़ती है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, राइट। दूसरी हमने आपसे बताई पनामा नहर। पनामा नहर दोस्तों कहाँ? तो ये पनामा में है, राइट। और पनामा नहर जो आप जानते हैं जो प्रशांत महासागर है आपको उसको प्लस अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। तो आप इसको ध्यान रखना है, जो पनामा नहर है प्रशांत महासागर प्लस अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, राइट। नेक्स्ट जो हमने नहर आपसे एक बताई दैट इज स्वेज नहर। स्वेज नहर, राइट। स्वेज नहर दोस्तों है कहाँ? मिस्र में है। मिस्र जिसे आप बोलते हैं दोस्तों इजिप्ट, दोनों एक ही चीज़ें, इजिप्ट और मिस्र दोनों एक ही चीज़ें हैं, राइट। तो स्वेज नहर का इजिप्ट में। इसकी लंबाई भी आपसे पूछी जाती है दोस्तों, एग्जैक्टली आपको हमेशा याद रखना है 193.3 किलोमीटर। 193.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर प्लस लाल सागर जिसे आप रेड सी कहते हैं उसे जोड़ती है, राइट। तो जो आपकी स्वेज कैनाल है ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, राइट। बेसिकली यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में ट्रेड के लिए जो सबसे बेस्ट रूट है दैट इज स्वेज कैनाल, राइट। और ये आप जानते हैं कि मैन मेड एक वाटर बॉडी है, राइट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कील नहर कहाँ है? जर्मनी में, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के इस एपिसोड में ज्योग्राफी के कुछ जो टॉप मोस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे दोस्तों यूपीपीसीएस इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे गए, राइट। तो दोस्तों इसको अपनी तरफ से हमने अपने ढंग से डिस्कस किया इन क्वेश्चंस को, हमने उनको डिकोड किया और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल फैक्ट्स मालूम होने चाहिए इन सभी सवालों से संबंधित, हमने उनको भी समय समय पर जगह जगह पर आपको बताते हुए इस एपिसोड को कंप्लीट किया है। दोस्तों आई होप कि निश्चित ही ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिए, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसी शुभेच्छाओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।